my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9th science chapter 12 or physics chapter 5, which is sound. So let's begin. First question, what type of wave is sound? तो हमें बताना है कि साउंड जो है वो किस टाइप का वेव है. सबसे पहले साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स. तो इसमें जो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है वो कैसे सोर्स से हमारे कानों तक वो पार्टिकल सीधा नहीं पहुंचता, जबकि जो वाइब्रेशंस हैं पार्टिकल्स अपने एडजेसेंट पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस को सेट करते हैं और इस तरह से एक वेव सा क्रिएट हो जाता है. यही वेव जो साउंड वेव है हमें बताना है कि ये कैसे नेचर का वेव है. आंसर इज ए, मैकेनिकल वेव. तो मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव ऐसा वेव है जिसे एक मटेरियल मीडियम चाहिए प्रोपगेशन के लिए, और मैकेनिकल वेव जो है वो वैक्यूम से पास नहीं कर सकते. लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो वैक्यूम से पास कर सकता है. तो इस तरह से साउंड कैसा वेव है? मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड इट कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्रेशन इज द रीजन ऑफ डैश एंड रेयरफैक्शन इज द रीजन ऑफ डैश. तो हमें बताना है कि जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन है वो कौन से रीजन्स हैं. कंप्रेशन कौन सा रीजन है, हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर, एंड रेयरफैक्शन कौन सा रीजन है, हाई प्रेशर या लो प्रेशर. आंसर इज सी, कंप्रेशन जो है वो हाई प्रेशर का रीजन है और रेयरफैक्शन जो है वो लो प्रेशर का रीजन है. कंप्रेशन क्या है? जब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट आगे मूव फॉरवर्ड करता है तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, इसलिए ये रीज़न है हाई प्रेशर का. और जब ये बैकवर्ड जाता है तो जो रीज़न क्रिएट होगा उसमें प्रेशर कम होगा और इसे हम क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. आंसर इज बी, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. बाकी सारे स्टेटमेंट जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं वो सब करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स कैनॉट पास थ्रू. तो साउंड वेव्स किससे पास नहीं कर सकते? आंसर इज डी, अ परफेक्ट वैक्यूम. इससे साउंड वेव्स पास नहीं करेंगे क्योंकि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, इन्हें मटेरियल चाहिए पास होने के लिए. ये जो बेल वाला एक्सपेरिमेंट है ये बुक में दिया हुआ है, इस जिससे हमें पता चलता है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम. नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड वेव्स इन एयर आर डैश वेव्स. तो साउंड वेव्स हवा में किस तरह के वेव्स के नेचर के होते हैं? आंसर इज ए, लॉन्गिट्यूडनल. तो साउंड वेव्स कैसे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन साउंड वेव्स पार्टिकल्स डू नॉट मूव, यहाँ पे डू नॉट मूव छूट गया है तो इसे यहाँ नोट कर ले कि डू नॉट मूव बट दे सिंपली ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ अबाउट दियर पोजीशन ऑफ रेस्ट. तो ये स्टेटमेंट है. आंसर इज बी, in a transverse wave particles do not oscillate along the direction of wave propagation. जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं उसमें पार्टिकल्स जो हैं वेव के डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं करते. तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है. बाकी सारा स्टेटमेंट सही है. इसी से हम लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव्स के बीच में डिफरेंस समझेंगे. तो साउंड वेव्स कैसे वेव्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल. इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स मूव नहीं करते, ऑसिलेट करते हैं बैक एंड फोर्थ अबाउट दियर पोजीशन ऑफ रेस्ट. और ये प्रोपगेशन जो होता है ये कैसे किस डायरेक्शन में होता है? इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड. तो ये होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. जबकि ट्रांसवर्स वेव्स में जो पार्टिकल्स हैं दे डू नॉट ऑसिलेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन बट दे ऑसिलेट अप एंड डाउन इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. मीन्स दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. तो ऐसे वेव्स को हम क्या कहते हैं? जिसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट हो वो होते हैं ट्रांसवर्स वेव. तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है व्हेन वी ड्रॉप अ पेबल इन अ पॉन्ड, द वेव्स यू सी ऑन द वाटर सरफेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव एंड लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव. तो फिर से समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिसमें पार्टिकल्स का मूवमेंट कैसे होता है? पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव और वेव. जबकि ट्रांसवर्स में पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स. लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है साउंड, जबकि ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है लाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम विल साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट. तो इनमें से कौन से मीडियम में साउंड सबसे तेजी से ट्रैवल करेगा?
आंसर इज ए, सॉलिड। तो साउंड का स्पीड सॉलिड मीडियम में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशंस सी और टू कॉन्सिक्यूटिव रेयरफैक्शंस आर इज कॉल्ड द, जो डिस्टेंस है दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो लगातार कंप्रेशंस और जो रेयरफैक्शंस हैं एक दूसरे के बाद, वो उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? आंसर इज सी, वेवलेंथ। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो दो क्रेस्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? वेवलेंथ। द वेवलेंथ इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्रीक लेटर लैम्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ? तो एसआई यूनिट क्या है वेवलेंथ की? आंसर इज बी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? तो फ्रीक्वेंसी के एसआई यूनिट क्या है? आंसर इज डी, हर्ट्ज। और ये साइंटिस्ट जिनके नाम पर इन्हें रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम। तो हमें इसमें रिलेशन बताना है फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में। आंसर इज ए, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t। तो ये ऐसे लिखा जाएगा, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, यानी कि टोटल टाइम टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द डैश। यहाँ पे हमें बताना है कि जितना फास्ट वाइब्रेशन होगा सोर्स पे, हमें बताना है कि उसका असर क्या पड़ेगा फ्रीक्वेंसी और पिच पर। वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी और पिच, इनके बीच में हमें बताना है क्या रिलेशन लग रहा है। आंसर इज ए, द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। जितना ज्यादा फास्ट वाइब्रेशन होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उतना ही ऊंचा पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाउडनेस और सॉफ्टनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमिन्ड बेसिकली बाय इट्स। तो जो लाउडनेस है और सॉफ्टनेस है साउंड की, वो किस पर डिपेंड करती है? आंसर इज सी, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड जिसे हम ए से, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है। तो जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा साउंड वेव्स का उतना लाउड होगा साउंड। ग्रेटर द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स, लाउडर द साउंड विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आंसर इज ए, एज साउंड moves away from its source, its amplitude as well as its loudness decreases। तो यहाँ पे increases लिखा है और इसलिए स्टेटमेंट सही नहीं है। जैसे जैसे जो साउंड है अपने सोर्स से हटता है उसका एम्पलीट्यूड भी कम होगा और लाउडनेस भी कम होगा। तो जितना करीब रहेगा सोर्स के उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड और उतना ही ऊंचा साउंड। और दूसरा पॉइंट जो है, लाउडर साउंड कैन ट्रैवल अ लार्ज डिस्टेंस एज इट इज एसोसिएटेड विथ हायर एनर्जी। तो ध्यान रखना है कि लाउडर साउंड जो है उसके पास हाई एनर्जी है और इस वजह से ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ डैश एंड द साउंड विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ डैश एंड इज प्लेजेंट टू लिसन टू। तो हमें बताना है कि जो साउंड है जो कि सिंगल फ्रीक्वेंसी की होती है उसे हम क्या कहेंगे, और ऐसा साउंड जो कि प्रोड्यूस होता है मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी से, वो क्या कहलाएगी? आंसर इज बी, टोन एंड नोट रेस्पेक्टिवली। जो साउंड सिंगल फ्रीक्वेंसी की है उसे हम कहेंगे टोन, और जो मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी से बना है वो क्या कहलाएगा? नोट। तो ये दोनों ही, टोन और नोट, रिच क्वालिटी साउंड्स हैं और ये सुनने को प्लेजेंट रहती हैं। बाकी टिम्बर क्या होता है? टिम्बर क्वालिटी ऑफ साउंड है। टिम्बर मीन्स क्वालिटी ऑफ साउंड। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए साउंड के, लाउडनेस, सॉफ्टनेस, पिच, हाई पिच, लो पिच। टिम्बर प्लेजेंट साउंड एंड अनप्लेजेंट साउंड। तो नॉइज क्या है? अनप्लेजेंट साउंड है। म्यूजिक क्या है? प्लेजेंट साउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड ऑफ साउंड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमें इन तीनों के बीच रिलेशनशिप बताना है। स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, इनके बीच कैसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? आंसर इज ए, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा सही आंसर। स्पीड क्या होता है? वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द डैश। तो जो अमाउंट है साउंड एनर्जी की जो कि ईच सेकेंड में पास करता है थ्रू यूनिट एरिया, उसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज बी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है?
आंसर इज बी, साउंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड विच इज मच लेस दैन द स्पीड ऑफ लाइट। तो ये हम सभी को पता है कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, तो इसमें यही लिखा है कि साउंड जो है लाइट से बहुत ही ऐसी स्पीड से ट्रैवल करता है जो कि लाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल है थंडर स्टॉर्म का। जब भी ये लाइटनिंग होती है तो लाइट जो है पहले ट्रैवल करता है, इसलिए हमें लाइटनिंग पहले दिख जाती है और साउंड जो है वो बाद में सुनाई पड़ता है। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है और इससे हमेशा आपको मदद मिलेगी याद रखने में कि लाइट ट्रैवल्स फास्टर देन साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज टेम्परेचर हैज ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। तो हमें बताना है कि टेम्परेचर का कैसा इफेक्ट रहता है साउंड के स्पीड पर। आंसर इज सी, टेम्परेचर इंक्रीजेज स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड जो है साउंड की वो भी इंक्रीज होगी साथ में। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिनका रिलेशन है स्पीड ऑफ साउंड से। तो स्पीड ऑफ साउंड प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है उस मीडियम के जिससे वो ट्रैवल कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम। अभी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। एंड द स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट, यानी कि सॉलिड में सबसे तेजी से साउंड ट्रैवल करेगा, फिर लिक्विड और फिर गैशियस स्टेट। तो इस तरह से स्पीड ऑफ साउंड है इन तीनों स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस। और ये फोर्थ पॉइंट वही है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो साउंड का भी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है साउंड के स्पीड के बारे में जो डिफरेंट मीडिया में हमें देखने को मिलेगा। तो अभी हम इसे डिस्कस भी कर चुके हैं। तो आंसर इज बी, सबसे तेजी से सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द थ्री मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, डज साउंड ट्रैवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये तीन मीडिया हैं, एयर है, वाटर है और आयरन, तो इनमें से सबसे तेजी से साउंड किस में ट्रैवल करेगा। आंसर इज सी, आयरन, क्योंकि आयरन जो है इसका मीडियम कौन सा है, सॉलिड मीडियम है। और अभी हम पहले क्वेश्चन में डिस्कस करते आ रहे हैं कि सॉलिड में सबसे तेजी से होता है, फिर लिक्विड में और फिर गैसियस स्टेट से साउंड ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट किस में करेगा, आयरन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द echo विल बी heard इफ द ओरिजिनल साउंड रिफ्लेक्टेड by an obstacle reaches our ears after। तो जो echo है जिसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं, वो हमें ओरिजिनल साउंड जब किसी ऑब्स्टेकल से जो कि उसे ब्लॉक कर रहा है उससे रिफ्लेक्ट होने की कितने देर बाद हमारे ईयर्स तक पहुंचता है। तो ये टाइम इंटरवल हमें बताना है। आंसर इज डी, 0.1 सेकेंड। इतने देर बाद हमें जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्शन है उनके बीच का जो टाइम इंटरवल होना चाहिए, ताकि एको जो है, प्रतिध्वनि जो है जिसे हम सुन सके, तो वो कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड। Next question, an echo will be heard if the minimum distance between the source of sound and the obstacle is। तो हमें बताना है कि जो echo है, जो प्रतिध्वनि है, वो हमें कब सुनाई देगी, वो मिनिमम डिस्टेंस बताना है। जो सोर्स ऑफ साउंड है और जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करेगी उसके बीच कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमें साउंड की प्रतिध्वनि सुनाई दे। आंसर इज डी, 17.2 मीटर्स। तो इतना डिस्टेंस होना चाहिए, इतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है और ये पॉइंट है जहाँ से साउंड रिफ्लेक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना है, 17.2 मीटर। और अगर यही साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारे पास आए जहाँ से जनरेट हुआ था, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 34.4। पर हम इससे यहाँ पे पूछा गया है कि सोर्स और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ऑब्स्टेकल के बीच कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो 17.2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, why are the roof and walls of an auditorium or a big hall generally covered with sound absorbent materials like compressed fiber board, rough plaster और draperies। तो हमें बताना है कि जो ऑडिटोरियम और जो बिग हॉल्स होते हैं, आपने देखा होगा जनरली उसके जो रूफ हैं और जो वॉल्स हैं वो साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स जैसे कि फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर, इनसे कवर्ड होते हैं। रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज, ड्रेपरीज मतलब समझिए बड़े बड़े कर्टन्स या पर्दे, कर्टन्स हो गए ये। तो ये सब साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्यों होता है ऑडिटोरियम और बिग हॉल में। आंसर इज ए, टू रिड्यूस रिवर्बरेशंस। तो रिवर्बरेशंस क्या हो गए, जो रिपीटेड अकरेंस है एकोस का, यानी कि जो बार बार आवाजें गूंज रही होती हैं, जो गूंज सुनाई देती है हमें बार बार, उनको कम करने के लिए
हम क्या करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करने वाली मटेरियल्स लगाते हैं। जो रफ प्लास्टर लिखा हुआ है, ड्रेपरीज हमारे घरों में, पर्दे, सोफास, कर्टन्स, ये सब लगे होते हैं जिससे हमें एको नहीं सुनाई देता। लेकिन ये जो बिग हॉल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है और इसलिए साउंड को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि बार बार प्रतिध्वनि का अकरेंस नहीं हो। Next question. Dash is a medical instrument used for listening sounds produced within the body, mainly in the heart or lungs. तो हमें बताना है कि वो कौन सा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हमारे हार्ट और लंग्स में जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको सुनने के लिए किया जाता है। आंसर इज बी, स्टेथोस्कोप। तो आप पिक्चर देखकर समझ ही गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स। तो साउंड, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड क्या है ह्यूमन बींग्स के लिए, जिसके बीच हम सुन सकते हो। आंसर इज सी, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो इस बीच जो है ऑडिबल रेंज है साउंड की, जिसे ह्यूमन ईयर क्या है डिटेक्ट कर सकता है, हम सुन सकते हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स सच एज डॉग्स कैन हियर अप टू 25 किलो हर्ट्ज। 1 किलो हर्ट्ज इक्वल्स टू 1000 हर्ट्ज, यानी कि 25,000 हर्ट्ज तक कुछ बच्चे, मतलब बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं, और कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग्स, ये 25 किलो हर्ट्ज तक के भी आवाज को सुन सकते हैं। ऐसे ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन नॉट बी हर्ड बाय ह्यूमंस। तो इनमें से कौन सा फ्रीक्वेंसी है साउंड का जिसे ह्यूमंस नहीं सुन सकते। तो ऑडिबल रेंज क्या है ह्यूमंस जो जिन्हें सुन सके, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इस बीच कौन सा ऑप्शन फॉल नहीं करता है। तो आंसर इज ए, 7 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी की साउंड होगी इसे ह्यूमंस नहीं सुन सकेंगे क्योंकि ऑडिबल रेंज के अंदर नहीं है, जो कि है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज आर कॉल्ड। जो साउंड है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के बिलो है उन्हें क्या कहा जाता है। आंसर इज सी, इंफ्रासोनिक साउंड और इंफ्रासाउंड। अब समझते हैं कि सोनिक बूम क्या है। जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड को एक्सीड कर देता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इट इज ट्रैवलिंग एट सुपरसोनिक स्पीड। तो एग्जांपल्स देखिए, जेट एयरक्राफ्ट हो गए, तो ये इतने ज़्यादा साउंड के स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ये इतना ज़्यादा लाउड साउंड प्रोड्यूस करते हैं, पावरफुल साउंड, जिसे हम क्या कहते हैं, सोनिक बूम। क्या कहलाता है, सोनिक बूम। तो ये साउंड है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाउड होता है, और ये कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड साउंड के स्पीड को एक्सीड कर जाए तो ये सोनिक बूम प्रोड्यूस होता है। और ये जो होता है इसमें इतना एनर्जी होता है कि इट कैन सैटर विंडो ग्लास एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स। तो यही है सोनिक बूम। और एग्जाम्पल्स हो गए सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो इसे प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसीज हायर दैन डैश आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड और अल्ट्रासाउंड। तो हमें बताना है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी हैं जिसके अबव की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड कहलाएंगी। आंसर इज सी, 20 किलो हर्ट्ज। इसके हायर जो फ्रीक्वेंसीज है वो क्या है, अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक साउंड। अब ह्यूमन ऑडिबल रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। अब इसके बिलो जो फ्रीक्वेंसीज है वो इंफ्रा साउंड हो गए, और इसके हायर जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो क्या हो गई, अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, एनिमल्स एंड द साउंड रेंजेस। तो इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है। बेसिस रहेगा कि एनिमल्स और जो साउंड रेंज वो सुन सकते हैं। आंसर इज सी, डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइजेज। ये अल्ट्रासाउंड सुनते हैं, इंफ्रासाउंड नहीं, अल्ट्रासाउंड सुनते हैं। बाकी राइनोसोरसेस, वेल्स एंड एलिफेंट्स इंफ्रासाउंड सुन सकते हैं। डॉल्फिन्स, बैट्स एंड पोर्पोइजेज अल्ट्रासाउंड, और रैट्स भी जो है अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बुक में बताया गया है कि बैट कैसे अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं अपने प्रे को कैच करने के लिए। तो ये हवा में इमिट करते हैं, डार्क नाइट में क्या करते हैं, जब ये उड़ते हैं तो इमिट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। जब ये अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं उनके जो प्रे है, जिसे ऑब्स्टेकल समझिए, वहाँ जाके टकराते हैं और रिफ्लेक्ट करके बैट के वापस कानों में आते हैं, तो इसे पता चल जाता है कि ये इसका फूड है। तो इस तरह से ये अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं प्रे को कैच करने के लिए। Next question, ultrasonic waves are made to reflect from various parts of the heart and form image of the heart. This technique is called, जो ultrasonic waves होते हैं वो various parts जैसे कि heart से reflect किए जाते हैं और image बनाने में मदद करते हैं। इस टेक्निक को क्या कहा जाता है।
आंसर इज बी, एकोकार्डियोग्राफी। ये जो टेक्निक है इसे हम क्या कहेंगे? एकोकार्डियोग्राफी। बाकी एप्लीकेशंस बुक में दिए हुए हैं कि कैसे अल्ट्रासाउंड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है चीज़ों को क्लीन करने में, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका शेप बहुत पेक्यूलियर है उन्हें क्लीन करने में। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी जिसे हम फीटस के डेवलपमेंट को देखते हैं, और ये एकोकार्डियोग्राफी, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस बुक में दिए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम SONAR, सोनार स्टैंड्स फॉर, तो ये जो है SONAR ये किसके लिए स्टैंड करता है? सोनार। आंसर इज ए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस डैश टू मेजर द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। तो सोनार एक ऐसा डिवाइस है जो कि किस टाइप के वेव्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड माप सके अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की। आंसर इज बी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड का, अल्ट्रासोनिक वेव का यूज़ करते हैं, और किस लिए यूज़ करते हैं? ताकि जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड माप सके। सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप। तो जो सोनार है इसमें दो पार्ट्स मेनली कंसिस्ट करता है, एक ट्रांसमीटर और एक डिटेक्टर, और ये इंस्टॉल्ड होता है किसी भी बोट और शिप में। ट्रांसमीटर क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है और इमिट करता है, और ये वाटर में ट्रैवल करने के बाद जब सी बेड पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हो उससे रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्स्टेकल से, तो ये वापस आते हैं और इन्हें डिटेक्टर रिसीव करता है। ये डिटेक्टर इन्हें डिटेक्ट करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें डिस्टेंस, जो अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड पता चल जाता है। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? एको रेंजिंग। और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है 2D इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटर ईयर इज कॉल्ड एज, जो आउटर ईयर है उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज ए, पिन्ना। और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमल्स का। आउटर ईयर इज कॉल्ड एज पिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स हेल्प इन एम्पलीफाइंग साउंड वाइब्रेशंस। तो इनमें से कौन से बोन्स हैं जो कि साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने में मदद करते हैं? आंसर इज डी, ऑल द अबव, हैमर, एनविल एंड स्टरअप। ये तीनों बोन्स जो हैं साउंड वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करने में मदद करते हैं, और इन पर्टिकुलर स्टरअप जिसे हम स्टेपेस भी कहते हैं, STAPES, ये क्या होता है? स्मॉलेस्ट बोन इन आवर ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड बताना है एयर का, इन एयर एट रूम टेम्परेचर। आंसर इज ए, 344 मीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान रखना है कि स्पीड ऑफ एयर डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होता है। लाइट का स्पीड क्या होता है? 3 × 10⁸ पर मीटर सेकेंड एयर में। Next question, the distance between two consecutive crests is L, then the wavelength is given by। तो अगर जो डिस्टेंस है, दो consecutive crest दे रखे हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस है अगर L है तो वेवलेंथ कितना होगा, हमें ये बताना है। आंसर इज डी, L। Next question, if the distance between a crest and its consecutive trough is L, then the wavelength is given by। तो जो distance है एक crest और उसके trough के बीच में, वो अगर L है तो wavelength कितना होगा? तो crest क्या होता है? highest point of wave, और trough होता है lowest point of the wave। तो अगर ये crest है और ये इसका consecutive trough है, तो इसके बीच का अगर distance जो है वो है L, तो wavelength क्या होगा? wavelength होता है distance between two consecutive crest, तो wavelength is 2L। ठीक है, तो आंसर इज डी, 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन अ कैनन बीइंग फायर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ मून, देन आपको इमेजिन करना है कि एक कैनन यानी कि तोप जिससे कि गोला बारूद छोड़ा जाता है, उससे फायर किया गया है मून के सरफेस पे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा? आंसर इज बी, द साउंड विल नॉट बी हर्ड एट द सर्फेस ऑफ अर्थ। तो आवाज उसकी नहीं सुनाई देगी अर्थ के सर्फेस पे। क्यों? क्योंकि मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, मून के सरफेस पे कोई एयर नहीं है, वैक्यूम है वहां पे, तो एयर कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, इसलिए हमें कोई आवाज नहीं सुनाई देगा अर्थ के सर्फेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ साउंड वेव इन अ गिवन मीडियम इज। जो स्पीड है साउंड वेव का किसी गिवन मीडियम में, उसका नेचर कैसा होता है?
आंसर इज ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ये जो स्पीड ऑफ साउंड वेव है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपनी फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमें इसके बीच रिलेशनशिप पता है, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय, जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में उसे बताना है। आंसर इज ए, स्पीड इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो यही लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर है ए, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज, तो हमें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन एक्सप्रेस करना है। आंसर इज ए, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम इक्वल्स टू 1। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ये, तो अगर टी को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो इसलिए जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच, ये सही इक्वेशन दिया गया है, सही रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी प्रोड्यूसेस साउंड ओनली इफ इट इज, एक बॉडी साउंड कब प्रोड्यूस करती है। आंसर इज डी, वाइब्रेटिंग। तो जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। हमारे वोकल कॉर्ड्स भी जो हैं उसमें वाइब्रेशन होने के कारण ही साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इंक्रीजेस इट्स फ्रीक्वेंसी विल, तो इसमें पूछा गया है कि अगर एक वेव है उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर होगा। आंसर इज डी, डिक्रीज। क्योंकि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन टाइम। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ना 1 अपॉन टाइम, तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो अगर टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज डबल्ड इट्स वेव लेंथ इज, अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो उसकी वेवलेंथ पर क्या असर पड़ेगा। आंसर इज सी, इज हाफ्ड। तो हमें पता है कि स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है और इस तरह से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फ्रीक्वेंसी को डबल किया जाए तो वेवलेंथ हाफ हो जाएगा। तो ये है इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एको इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो जो एको है वो किस कारण से प्रोड्यूस होती है। आंसर इज ए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड के रिफ्लेक्ट होने से। Next question, the waves in which the particles of the medium travel in the same direction as the waves are, तो ये किस टाइप के वेव्स होते हैं जिनमें वेव्स के जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के वो उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा हो। आंसर इज बी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं जिसका एग्जाम्पल साउंड होता है, और ट्रांसवर्स वेव्स वो हैं जिनमें पार्टिकल्स का मूवमेंट अप एंड डाउन होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स का एग्जाम्पल हो गए लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साउंड वेव इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डू द मॉलिक्यूल्स इन द एयर मूव। एक साउंड वेव है जो कि कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट। तो हमें ये बताना है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं एयर में वो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेंगे। आंसर इज ए, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि हमें पता है कि साउंड कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और इसके जो पार्टिकल्स हैं इस मीडियम में उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे जिस डायरेक्शन में वेव है। तो ईस्ट टू वेस्ट इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार, SONAR इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग जो है जिसे हम सोनार कह रहे हैं वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है। आंसर इज ए, एको। नेक्स्ट क्वेश्चन, sound travels with a speed of about 330 meter per second. What is the wavelength of sound whose frequency is 550 Hz? तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि साउंड कौन से स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, 330 मीटर पर सेकेंड। अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें जो कि है 550 हर्ट्ज, तो हमें वेवलेंथ बताना है। तो हमें पता है कि स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच जो रिलेशन है ये वो है स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। अब जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं हम उन्हें पुट कर देंगे, स्पीड की जगह 330 और फ्रीक्वेंसी की जगह 550। आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। तो आंसर इज सी, बी, 0.6 मीटर।
Next question. If the period of a small ripples on water is 0.1 second and their wavelength is 5.0 सेंटीमीटर, what is the speed of waves? तो यहाँ पर अगर वाटर पे जो वेव्स बन रहे हैं उसका पीरियड कितना है, यानी कि टोटल टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, तो वेवलेंथ दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, तो हमें बताना है कि स्पीड कितना होगा वेव का। तो सबसे पहले स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, और इसलिए यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी नहीं बताई हुई, तो हम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है 1 अपॉन टाइम, तो हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू 1 अपॉन टी इंटू वेवलेंथ इंटू लैम्डा। और यहाँ पर ध्यान देना है कि वेवलेंथ जो है सेंटीमीटर में है, तो हम पहले से मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही वैल्यूज पुट करेंगे। तो अब हम टोटल टाइम के जगह पुट कर देते हैं 0.1 और वेवलेंथ के जगह 0.05 इक्वल्स टू 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आ जाएगी 0.5 मीटर पर सेकेंड, इसलिए आंसर इज सी 0.5 मीटर per second. Next question. What is the frequency of a wave whose time period is 0.05 सेकेंड? तो हमें बताना है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस वेव की जिसका टाइम पीरियड कितना है 0.05 सेकेंड्स। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.05 को, और हमारा आंसर आ जाएगा 20 हर्ट्ज। So answer is B, 20 hertz. Next question. If 25 waves are produced per second, what is the frequency in hertz? तो अगर 25 waves या vibrations produce हो रही हैं हर सेकेंड में, तो frequency कितनी होगी हर्ट्ज में? तो हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे frequency equals to number of waves or vibrations upon total time taken. तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, कितने नंबर ऑफ वेव्स दिए हुए हैं 25, और हमारा आंसर आ जाएगा 25 हर्ट्ज। सो आंसर इज बी ए 25 हर्ट्ज। Next question. A ship sends out ultrasound that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through seawater is 1531 meters per second, what is the distance of the seabed from the ship? तो यहाँ पर एक शिप है जो कि अल्ट्रासाउंड को भेजता है सीबेड पे, और जब वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है तो हमें कितनी देर बाद पता चलता है 3.42 सेकेंड्स के बाद। अगर अल्ट्रासाउंड की स्पीड जो है सी वाटर के थ्रू 1531 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें बताना है कि इस शिप और सीबेड के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 2D इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड है 1531 और टाइम दे रखा है 3.42 सेकेंड्स। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो वैल्यू आ जाएगा ये होगा 5236 मीटर, 2D का वैल्यू, यानी कि 2 डिस्टेंसेस का। और हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि डिस्टेंस हमें बताना है सी से शिप बेड तक। हम ये फॉर्मूला निकालते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल शिप है और ये सी बेड पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ये ऐसे होता है कि यहाँ से डिटेक्ट हुआ और फिर रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर इस एंड पे रिसीव होगा। पर हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही डी का डिस्टेंस पूछा गया है, वो है शिप से सी बेड तक, तो इसलिए हम डी सिर्फ निकालेंगे। तो आप 2 से इसे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2618 मीटर। तो आंसर इज सी 2618 मीटर्स, ये है आंसर। और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, तो आप उसे वहां भी देख सकते हैं। So in this way we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 9 science chapter 12 और physics chapter 5 which is sound। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।